हाँ जी, नमस्कार मित्रों। तो अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। पहला ही टॉपिक है, इसका नाम क्या है? कोशिका या सेल। तो टॉपिक का नाम क्या है? कोशिका या सेल। और जो कोशिका या सेल की बात करें तो सबसे पहले बात आती है कोशिका क्या है। तो अब सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कोशिका के बारे में। अलग अलग लेवल पर इसकी परिभाषाएं, इसकी व्यापकताएं बढ़ती जाती है। और कोशिका की बात करें तो कोशिका जो है वो सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई है। सजीवों के शरीर की कैसी इकाई है? मूलभूत इकाई है। अब बात आती है कि सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई से क्या मतलब है। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सर आपने लिखा कि सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई से क्या मतलब होता है? बेसिक फंडामेंटल यूनिट कैसे है? तो जैसे आपके घर पे कोई दीवार है, उस दीवार का निर्माण विभिन्न प्रकार की ईंटों के आपस में मिलने से होता है। जिस प्रकार से विभिन्न ईंटें, विभिन्न पत्थर आपस में मिलकर एक संपूर्ण दीवार का निर्माण कर लेते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर में कोशिकाएं मिलकर के शरीर का क्या करती है? निर्माण करती है। जिस प्रकार से दीवार की यूनिट, विद्यार्थियों, दीवार की बेसिक फंडामेंटल यूनिट वो ईंट या पत्थर होता है, वैसे हमारे शरीर की बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो कोशिका या सेल होती है। तो कोशिका सजीवों के शरीर की कैसी इकाई है? मूलभूत इकाई। अब इसके बाद एनिमल में बात करें, जंतुओं में बात करें तो कोशिकाओं से क्या क्या सिस्टम होता है। तो सभी लोग जानते हैं कोशिका जो है, ये कोशिका मिलकर किसका निर्माण करती है? ऊतक का। ऊतक से किसका निर्माण होता है? अंग का। अंग से किसका निर्माण होता है? अंग तंत्र का। और अंग तंत्र से किसका विकास होता है? शरीर का। मतलब एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में सेल से ये टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, टिश्यू से ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, अंग तंत्र का निर्माण होता है, और ऑर्गन सिस्टम से फिर किसका निर्माण होता है? बॉडी का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। वापिस उल्टा देखें तो शरीर में विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? अंग तंत्र, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, गमन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पेशीय तंत्र, कंकाल तंत्र, जावरणीय तंत्र, विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र पाए जाते हैं। और जो अंग तंत्र है, इन अंग तंत्रों का निर्माण किससे होता है? अंगों से। जैसे पाचन तंत्र की बात करें तो मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, आंत्र, मलाशय, गुदा द्वार। जो अंग है, इन अंगों का निर्माण होता है ऊतकों से, और ऊतक का निर्माण किससे होता है? कोशिका से। तो यहां पर आप क्या नोट करोगे कि जो शरीर है, इस शरीर की मूलभूत इकाई कौन है? कोशिका है। इस शरीर का विकास किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। अब विद्यार्थियों, प्लांट्स में थोड़ा सा माइनर डिफरेंट पाया जाता है। जो पादप है, प्लांट्स है, इनमें थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। बाकी पादपों के शरीर की भी जो मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है? कोशिका होती है। विद्यार्थियों, पादपों में भी कोशिका से किसका निर्माण होता है? ऊतक का। और ऊतक से किसका निर्माण होता है? ऊतक तंत्र का, टिश्यू सिस्टम का। यह माइनर अंतर है। ऊतक तंत्र से निर्माण होता है अंग का, और अंग से किसका विकास होता है? शरीर का। तो आपसे बात करें तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है, उस इकाई का नाम क्या होता है? कोशिका। लेकिन यह थोड़ा सा इनमें अंतर पाया जाता है। अंतर क्या पाया जाता है कि जंतुओं में अंग तंत्र पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, जबकि पादपों में अंग तंत्र नहीं पाया जाता है। विद्यार्थियों, पादपों में सीधे ही अंग से किसका विकास होता है? शरीर का विकास होता है। पादपों में, प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र नहीं पाया जाता है। तो अंतर क्या है? जंतुओं में अंग तंत्र होता है, जबकि पादपों में अंग तंत्र नहीं होता है। अगली बात करें तो विद्यार्थियों, प्लांट्स में ऊतक तंत्र होता है, टिश्यू सिस्टम होता है, लेकिन जंतुओं में ऊतक तंत्र पाया नहीं जाता है।
तो चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, इनके शरीर की मूलभूत इकाई का नाम क्या है? कोशिका है। लेकिन इनके संगठन में माइनर अंतर पाया जाता है। माइनर अंतर मैंने आपको बता दिया कि जंतुओं में अंग तंत्र पाया जाता है, पादपों में अंग तंत्र नहीं पाया जाता है। फिर पादपों में उत्तक तंत्र पाया जाता है, टिश्यू सिस्टम पाया जाता है, जबकि जंतुओं में टिश्यू सिस्टम पाया नहीं जाता है, उत्तक तंत्र नहीं पाया जाता है, उत्तक तो पाए जाते हैं। अब इसके अलावा और थोड़ा सा जो माइनर अपन बात करें तो यहां पर और कोशिका के बारे में बात करें तो बात करते हैं कि कोशिका की खोज किसने की? तो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम कोशिका को देखा? उन महोदय का क्या नाम था? तो जो सबसे पहले कोशिका की खोज बात है 1665 की, 1665 की। और 1665 में एक व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक, और रॉबर्ट हुक ने विद्यार्थियों कोर्क पादप की छाल को, ध्यान रखना है किस पादप को? कोर्क पादप की छाल को अपने स्वयं के द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी में देखा। अपने स्वयं के द्वारा निर्मित जब सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उनको क्या नजर आया? इनको मधुमक्खी के छत्ते के समान प्रकोष्ठ नजर आए। जी रॉबर्ट हुक साहब को मधुमक्खी के छत्ते के समान प्रकोष्ठ नजर आए, चैम्बर्स नजर आए। इनको मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई दी, और जो मधुमक्खी के छत्ते के समान इनको संरचनाएं दिखाई दी, इनको इन्होंने नाम दिया सेलुला। और यही सेलुला आगे जाकर क्या कहलाया? विद्यार्थियों सेल कहलाया, कोशिका कहलाया। तो बात करें सबसे पहले कोशिका की खोज किस व्यक्ति ने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में की थी। और किस पादप में की थी? कोर्क पादप की छाल में। अपने स्वयं के द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप में देखा तो क्या पाया कि इनको मधुमक्खी के छत्ते के समान प्रकोष्ठ नजर आए। इन्होंने खुद ने अपने स्वयं का माइक्रोस्कोप, उस समय तक इतने माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं थे, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप क्या होता है? नाम से पता चल रहा है। सूक्ष्मदर्शी वह उपकरण जिसके द्वारा छोटी से छोटी चीज को, छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को, छोटे से छोटे बिंब को बड़ा करके देखा जा सकता है, उसको क्या कहा जाता है? सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। तो रॉबर्ट हुक को जो कोर्क पादप की छाल जो थी उसको सूक्ष्मदर्शी में देखा तो इनको इस प्रकार की स्ट्रक्चर नजर आई, मधुमक्खी के छत्ते के समान प्रकोष्ठ नजर आए, और इन्होंने इसका नाम दिया सेलुला, जो आगे जाकर क्या कहलाया? सेल कहलाया। अब यहां पर बात करें तो रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा जो कोशिका खोजी गई थी वो कोशिका जीवित नहीं थी। कोशिका कैसी थी? मृत थी। इनके द्वारा जो सेल डिस्कवर की गई थी वो कोशिका मृत थी। तो सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किस व्यक्ति ने की? नाम था मित्रों रॉबर्ट हुक। और मैं यूं कहूं तो वास्तव में कोशिका थी ही नहीं, वो थी कोशिका भित्ति, सेल वॉल थी। अर्थात रॉबर्ट हुक साहब को अपने स्वयं के द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप में जो केवल बाहर का ही आवरण नजर आया, इनको केवल बाहर का ही एनवलप नजर आया, बाहर का ही आवरण नजर आया, और उस आवरण को कहते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। और रॉबर्ट हुक साहब ने क्या कहा कि विद्यार्थी इस कोशिका के अंदर बाहर की तरफ की संरचनाएं पाई जाती है, अंदर का भाग रिक्त होता है, होलो होता है। क्या मित्रों ऐसा है? क्या केवल कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और कुछ नहीं होता? होता है, लेकिन उस समय तक रॉबर्ट हुक साहब को ये चीजें दिखाई नहीं दी। कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है, जीव द्रव्य होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, राइबोसोम, लाइसोसोम, स्पीरियोसोम, पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम, काइनेटोसोम, ग्लाइओक्सिसोम, केंद्र, क्रोमोसोम, केंद्रिका, न्यूक्लियोप्लाज्म, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। लेकिन ये सारी चीजें रॉबर्ट हुक साहब को नहीं दिखाई दी, और उसका रीजन क्या था कि उनके पास इतना विकसित माइक्रोस्कोप नहीं था। तो आपसे पूछे कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले किस कोशिका की खोज की? मृत कोशिका की खोज की। कब की थी? 1665 में की थी। किस में की थी? तो कोर्क पादप की छाल में की थी।
इनको केवल बाहर का आवरण नजर आया, कोशिका भित्ति नजर आई। तो हम बात करें कोशिका भित्ति की खोज किसने की, तो कोशिका भित्ति की भी खोज किन्होंने की थी, रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। और रॉबर्ट हुक साहब ने इसका वर्णन अपनी पुस्तक में किया। उस पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका का चित्रों सहित वर्णन जिस पुस्तक में किया था, उस पुस्तक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। तो आपसे रॉबर्ट हुक साहब की पुस्तक का नाम पूछे तो पुस्तक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। अब इसके बाद बात करते हैं मित्रों की सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, जो लिविंग सेल किनके द्वारा डिस्कवर की गई। और जीवित कोशिका की खोज की बात करें तो बात है 1674 की, 1674 की। और महोदय का नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। महोदय का नाम क्या है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने विद्यार्थियों तालाब के जल के अंदर एक संरचना देखी। और इन्होंने जो तालाब के जल के अंदर जो संरचना देखी वो कौन सी सेल थी, वो थी बैक्टीरिया सेल। कौन सी सेल थी, बैक्टीरिया सेल, जिसको कहा जाता है जीवाणु कोशिका। क्या कहा जाता है मित्रों, जीवाणु कोशिका। तो आपसे पूछे सबसे पहले जीवित कोशिका लिविंग सेल की खोज किस व्यक्ति ने की थी, नाम क्या था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। खोज कब की थी, 1674 में की थी। किस में की थी, तो तालाब के जल में की थी। और इनके द्वारा खोजी गई प्रथम जीवित कोशिका का नाम क्या था, जीवाणु कोशिका, बैक्टीरिया सेल। आपको जी से याद रखना है, जी। और पहले जी का मतलब है जीवित कोशिका। बेटा कौन सी कोशिका, जीवित कोशिका। और दूसरे जी का मतलब है जीवाणु कोशिका। तो इस दुनिया की पहली जीवित कोशिका जो है, उस कोशिका का नाम क्या है, जीवाणु कोशिका या बैक्टीरिया सेल। तो प्रथम जीवित कोशिका कौन सी है, जीवाणु कोशिका। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने इसको नाम दिया जंगली एनिमल कोल्स। ल्यूवेनहॉक साहब ने इस जीवाणु कोशिका को अपनी भाषा में, अपने शब्दों में क्या नाम दिया था, नाम दिया था जंगली एनिमल कोल्स। तो प्रथम जीवित कोशिका कौन सी कोशिका हो गई बेटा, जीवाणु कोशिका। और इसकी खोज किन्होंने की थी, ल्यूवेनहॉक साहब ने। और कब की थी, 1674 में। और इन्होंने इसका वर्णन एक पुस्तक में किया। उस पुस्तक का नाम था द सीक्रेट ऑफ द नेचर। पुस्तक का नाम क्या था, द सीक्रेट ऑफ द नेचर, या प्रकृति के रहस्य। तो आप नोट्स बनाना चाहो या नोट्स में छापना चाहो, उतारना चाहो, तो जीवित कोशिका की बात करें तो जीवित कोशिका की खोज किन्होंने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज की थी उन व्यक्ति का नाम क्या था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक महोदय ने खोज किस वर्ष की थी, तो 1674 में की थी, 1674 में की थी। और कहां पर खोज की गई थी, तो खोज की गई थी तालाब के जल में। किस जल में, ये तालाब के जल में। अब बात आती है इनके द्वारा खोजी गई प्रथम जीवित कोशिका का नाम क्या था। तो इनके द्वारा जो प्रथम जीवित कोशिका खोजी गई, उस प्रथम जीवित कोशिका का नाम था जीवाणु कोशिका, बैक्टीरिया सेल। उसका नाम क्या था, जीवाणु कोशिका या बैक्टीरिया सेल। और आपसे पूछे इन्होंने जो बैक्टीरिया सेल का नाम क्या दिया अपनी भाषा में, तो इन्होंने जीवाणु कोशिका को कहा जंगली एनिमल कोल्स। जंगली एनिमल कोल्स, क्या नाम दिया बेटा, जंगली एनिमल कोल्स नाम दिया। और इसके अलावा बात करें कि इन्होंने किस पुस्तक के अंदर इसका वर्णन किया, उस पुस्तक का नाम था द सीक्रेट ऑफ द नेचर। जिस पुस्तक में वर्णन किया था उस पुस्तक का नाम क्या था,
द सीक्रेट ऑफ द नेचर, या प्रकृति के रहस्य, द सीक्रेट ऑफ द नेचर, प्रकृति के रहस्य। अब बात आती है कि क्या ल्यूवेनहोक साहब ने इसके अलावा भी कुछ और खोजें की थी क्या? बिल्कुल। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक साहब ने जीवाणु कोशिका के अलावा कुछ और भी खोजें की, और अन्य खोजें क्या क्या थी? उन खोजों का नाम था शुक्राणु, आरबीसी और प्रोटोजोआ। शुक्राणु, आरबीसी और प्रोटोजोआ की खोज किन्होंने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक साहब द्वारा कितनी चीजें खोजी गई? एक का नाम जीवाणु कोशिका, शुक्राणु स्पर्म, आरबीसी और प्रोटोजोआ जो है, इन सब की खोज किन्होंने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। ये तो था विद्यार्थियों खोज के बारे में कि मृत कोशिका किसने खोजी और जीवित कोशिका किसने खोजी। जो खोज के बाद में आगे बढ़ते हैं तो ये कोशिका के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स नंबर, कोशिका की संख्या के आधार पर हम जीवों को दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो। पहला जो भाग है उसका नाम है एक कोशिकीय जीव, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और जो दूसरा है उसका नाम है बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर। और जो पहला है क्या नाम है? एक कोशिकीय, यूनिसेल्यूलर। अब यहां पर यूनिसेल्यूलर शब्द की उत्पत्ति हुई है यूनिक से। यूनिक का मतलब अद्वितीय, अकेला, एक। और एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण मात्र कितनी कोशिका से होता है। तो ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण मात्र एक ही कोशिका से होता है। इनके पूरे शरीर में ही कितनी कोशिका पाई जाती है? तो पूरे शरीर में ही मात्र कितनी कोशिका पाई जाती है? तो मित्रों, जो पूरी बॉडी का ही निर्माण केवल कितनी कोशिका से होता है? एक ही कोशिका से होता है। जिस प्रकार से मल्टी सेल्यूलर की बात करें, बहुकोशिकीय जीवों की बात करें, तो बहुकोशिकीयों में तो कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। जिस शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र पाए जाते हैं, जिनमें विभेदन पाया जाता है। लेकिन यहाँ पूरे शरीर का ही निर्माण केवल कितनी कोशिका से होता है? एक ही कोशिका से होता है। इसके अलावा बात करें तो विद्यार्थियों, शरीर में तो एक ही कोशिका है, लेकिन इनके शरीर में संचालित होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं, इनके शरीर में संचालित होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं, और यह समस्त जैविक क्रियाओं से मतलब है कि श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, गमन, जनन, जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, ये सारी जैविक क्रियाएं कितनी कोशिका में संपन्न होगी? एक ही कोशिका में। उसी एक कोशिका से जनन होगा, उसी से गमन होगा, उसी में पाचन होगा, उसी में श्वसन होगा। सारी की सारी क्रियाएं जो हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं केवल कितनी कोशिका में संचालित होती है? एक ही कोशिका में संचालित होती है। क्योंकि शरीर का निर्माण मात्र कितनी कोशिका से होता है? एक ही कोशिका से होता है। एक कोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है, या कार्य का बंटवारा नहीं पाया जाता है। अब बात आती है मित्रों, जी कार्य का बंटवारा कहां से होगा भाई? पूरे शरीर में कोशिका तो केवल कितनी है? एक ही है। पूरी होल बॉडी में, पूरे शरीर में मात्र कितनी कोशिका है? एक ही कोशिका है। तो कार्य के बंटवारा, श्रम विभाजन की तो कोई बात आती ही नहीं है मित्रों। और एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास। इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास या क्लेमिडोमोनास, वाउचेरिया,
क्या लिखा मैंने, जो वाउचेरिया, यीस्ट, और विद्यार्थी यीस्ट एक क्या है, जो फंगी है, कवक है। और सामान्यतः कवक क्या होते हैं, बहुकोशिकीय। लेकिन एकमात्र एक कोशिकीय कवक कौन सा है, यीस्ट है। काफी बार कंपटीशन में पूछा जाता है। इस दुनिया का एकमात्र एक कोशिकीय कवक का नाम क्या है, यीस्ट है। तो एक कोशिकीय जीवों में क्या समझना है कि शरीर का निर्माण केवल कितनी कोशिका से होता है, एक ही कोशिका। इनमें समस्त जैविक क्रियाएं, सारी की सारी जैविक क्रियाएं, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, गमन, सारी कितनी कोशिका में होती है, एक ही कोशिका में संपन्न होती है। और इनमें श्रम विभाजन या कार्य का बंटवारा पाया नहीं जाता। उदाहरण की बात करें, अमीबा, अमीबा का आकार बहुत छोटा होता है। इनकी कोई निश्चित आकृति आकार नहीं होता है, ये अपनी संरचना, अपना आकार बदलते रहते हैं अमीबा। इसलिए अमीबा को जंतु जगत का बहरूपिया कहा जाता है। अमीबा की कोई निश्चित आकृति पाई नहीं जाती। विद्यार्थी, युगलीना पादप जगत और जंतु जगत के बीच की क्या है, योजक कड़ी। और यीस्ट जो है, यीस्ट एकमात्र एक कोशिकीय कवक है, उसका नाम क्या है, यीस्ट, सैक्चारोमाइसिस सर्विसी। यीस्ट एकमात्र क्या है, एक कोशिकीय कवक है। बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं के समेकन से होता है या बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से होता है। ये कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है, उत्तक का, उत्तक से अंग का, अंग से अंग तंत्र का, अंग तंत्र से शरीर का विकास होता है। और बहुकोशिकीय जीवों में या विशिष्ट कार्य हेतु विशिष्ट अंग पाए जाते हैं, तंत्र पाए जाते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कार्य हेतु विशेष अंग पाए जाते हैं। जो श्वसन के लिए श्वसन अंग या श्वसन तंत्र, जो पाचन के लिए पाचन तंत्र, जो जनन के लिए जनन तंत्र, जो रुधिर के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र। तो बहुकोशिकीय जीवों के अंदर क्या खासियत है कि इनके शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर करती हैं। कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है और विशिष्ट कार्य हेतु विशेष अंग पाए जाते हैं। श्वसन के लिए अलग अंग है, जनन के लिए अलग अंग है, गमन के लिए अलग अंग है, भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए अलग अंग है। भोजन को शरीर के अंदर मुख गुहा के द्वारा, मुख्य द्वारा किया जाता है। चलने के लिए पाद पाए जाते हैं, सुनने के लिए कान पाए जाते हैं, देखने के लिए आंख पाई जाती है, स्वाद के लिए जीभ पाई जाती है। तो विशेष कार्य के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। विशेष कार्य के लिए क्या पाए जाते हैं, विशेष अंग। और बहुकोशिकीय जीवों में इस चीज से क्या मतलब निकला, विशेष कार्य के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, मतलब इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है मित्रों, श्रम विभाजन, मतलब कार्य का बंटवारा पाया जाता है। और बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है कवक, पादप और जंतु। कवक, पादप और जंतु जो हैं ये सब किसके उदाहरण होते हैं, बहुकोशिकीय के होते हैं, मल्टी सेल्यूलर के होते हैं। तो हमने पहली चीज पढ़ी, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की परिभाषा क्या है, और फिर उसके बाद में हमने चर्चा की कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में क्या अंतर है और क्या उदाहरण है। अब हम कोशिका के बारे में सामान्य जानकारियां पढ़ते हैं, कुछ जो फैक्ट पढ़ते हैं। और पहला फैक्ट है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका की बात करूं तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है मित्रों सबसे छोटी कोशिका का, सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। लेड लेवाई या राजस्थान बोर्ड की 11th की बुक में दे रखा है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम क्या लिख रखा है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये सबसे छोटी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा लेड लेवाई कहो या माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, तो स्पीसीज हो गई। सबसे छोटी कोशिका कौन है, माइकोप्लाज्मा, जिसका व्यास होता है 0.1 से 0.3 माइक्रोन। अब
ये जो माइकोप्लाज्मा है इसी का नाम लिख रखा है एनसीईआरटी में पीपीएलओ। तो सबसे छोटी कोशिका में माइकोप्लाज्मा की जगह आपसे नाम क्या पूछा जा सकता है? पीपीएलओ, सबसे छोटी कोशिका। जो छोटे बालक होते हैं वो छोटे बालक पीपी से खेलते हैं, खिलौनों को पीपी कहते हैं, चलाते हैं ड्र यूं। तो सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? एनसीईआरटी में क्या नाम दे रखा है? पीपीएलओ। पीपीएलओ का पूरा नाम होता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या नाम होता है? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? पीपीएलओ, मतलब प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या इसकी जगह नाम क्या आ सकता है? माइकोप्लाज्मा। फिर आता है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका की बात करूं तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। आपसे पूछे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है। और पूछा जाए सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका जो है उस कोशिका का नाम क्या होता है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। क्या नाम है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तो देखिएगा, पूछे सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में विभाजन का गुण पाया जाता है, लेकिन तंत्रिका कोशिका ऐसी कोशिका है जिसमें विभाजन का गुण नहीं पाया जाता है। इसमें विभाजन का गुण नहीं पाया जाता है। और बात आती है इस कोशिका में विभाजन का गुण क्यों नहीं पाया जाता है? क्या ऐसा कारण है कि तंत्रिका कोशिका में विभाजन का गुण नहीं होता है? और विभाजन का गुण नहीं होने का कारण क्या है? तंत्रिका कोशिका में सेंट्रियोल, तंत्रिका कोशिका में सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम या तारक काय अनुपस्थित होता है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के अंदर तारक काय अब्सेंट होता है, तारक काय पाया नहीं जाता है, सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता है, और सेंट्रोसोम पाए नहीं जाने के कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन का गुण पाया नहीं जाता है। अब इसके अलावा बात करें जो मानव शरीर की, तो विद्यार्थियों मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में आपसे पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। कौन होती है? अंडाणु। अंडाणु भी एक सेल है बेटा। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु। और मानव शरीर में पूछे आपसे सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। और शुक्राणु नर युग्मक होता है, मेल गैमिट होता है, और अंडाणु मादा युग्मक होते हैं। और एक बार रीट में पूछा गया था कि युग्मक कैसे होते हैं, तो युग्मक सदैव हैप्लॉइड होते हैं। अंडाणु भी सिंगल एन होता है, शुक्राणु भी क्या होता है? सिंगल एन होता है। युग्मक सदैव क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, या हिंदी में लिखूं तो युग्मक अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं बेटा युग्मक? विद्यार्थी युग्मक जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो अगला टॉपिक आता है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी।
क्या नाम आता है? कोशिका सिद्धांत। और आपसे पूछो ये कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहली बात यही पूछी जाती है कि वे विद्यार्थियों कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनमें एक थे स्लाइडेन और एक थे स्वान। स्लाइडेन महोदय जो बोटनिस्ट थे, जो वनस्पतिज्ञ थे, इन्होंने अपने रिसर्च खोज जो बोटनी में की, पेड़ पौधों पर की। स्वान मतलब कुत्ता। स्वान महोदय जो थे ये जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने जूलॉजी पर रिसर्च की। तो मेरे कहने का मतलब है स्लाइडेन साहब ने प्रयोग किस पर किया? पादपों पर। स्वान साहब ने प्रयोग किस पर किया? जंतुओं पर। और कोशिका सिद्धांत में स्लाइडेन और स्वान साहब ने क्या बताया? स्लाइडेन और स्वान साहब ने बताया कि चाहे विद्यार्थियों पादप का शरीर हो या जंतु का शरीर हो, चाहे प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, चाहे पादप हो या जंतु हो, इनके शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है? कोशिका होती है। फर्स्ट पॉइंट कोशिका सिद्धांत में क्या दिया इन्होंने, वापिस सुनिएगा। सबसे पहले कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्लाइडेन और स्वान ने कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कोशिका सिद्धांत का। पहला बिंदु इन्होंने कोशिका सिद्धांत में क्या बताया? विद्यार्थियों दोनों ने सम्मिलित रूप से, चाहे जो पादप का शरीर हो या जंतु का शरीर हो, इनके शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है? इनके शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। अर्थात इन्होंने क्या लाइन लिखी? इन्होंने बताया कि पादप एवं जंतु का शरीर, एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूं। इन्होंने कहा कि पादप एवं जंतु का शरीर या जंतु शरीर, आगे लाइन बोली जो कोशिका एवं उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। क्या लाइन बोली? कोशिका एवं उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। उत्पादों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट लाइन इनकी कोशिका सिद्धांत की यही थी। और वो लाइन क्या थी? जब पादप और जंतु का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से या उनके उत्पादों से। कोशिका का उत्पाद कौन? ऊतक, अंग, अंग तंत्र, शरीर का तो निर्माण ही होता है। तो इन्होंने क्या कहा? पादप और जंतु का शरीर सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बना होती है। ये बात किसने कही? स्लाइडेन और स्वान ने। पहला पॉइंट कोशिका सिद्धांत का यही था। इसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट क्या बताया स्वान साहब ने, और उसके बारे में मेरे कहने का मतलब है सहमति स्लाइडेन साहब ने भी जताई। स्वान साहब ने क्या निष्कर्ष निकाला कि विद्यार्थियों जंतु, और इन्होंने कहा चाहे जंतु का शरीर हो या चाहे जो पादप का शरीर हो, इनके शरीर का आंतरिक संगठन लगभग समानता प्रदर्शित करता है। पहला पॉइंट तो क्या था कि पहला पॉइंट था जब पादप और जंतु का शरीर जो है वो कोशिका और उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। और अगला पॉइंट बताया जो पादप और जंतुओं के शरीर की कोशिका का आंतरिक संगठन लगभग समानता प्रदर्शित करता है। लगभग समानता प्रदर्शित करता है। सेकंड पॉइंट, जो सबसे पहला पॉइंट सबको याद हो गया, चाहे जंतु का शरीर हो चाहे पादप का शरीर हो, जंतु और पादप का शरीर कोशिका और उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है कोशिका सिद्धांत की, जब पादप एवं जंतु कोशिका का आंतरिक संगठन लगभग समानता प्रदर्शित करता है। आंतरिक संगठन का मतलब सबसे बाहर का संगठन कौन होता है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। और कोशिका भित्ति के अंदर कौन होता है? कोशिका झिल्ली, जो दोनों में पाई जाती है। जीव द्रव्य जो दोनों में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य जो दोनों में पाया जाता है, केंद्रक जो दोनों में पाया जाता है। लेकिन कुछ पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है, इसलिए इन्होंने नाम क्या लिखा? लगभग समानता प्रदर्शित करता है। तो इनसे क्या निष्कर्ष निकला कि आंतरिक संगठन समानता प्रदर्शित कर रहा है,
तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला इस पॉइंट से? हमने निष्कर्ष निकाला कि इनके बाह्य संगठन में अंतर होता है। हमने निष्कर्ष निकाला कि बाह्य संगठन में क्या होता है? अंतर होता है। किस संगठन में अंतर होता है? बाह्य संगठन में क्या पाया जाता है? अंतर। इनका आंतरिक संगठन लगभग क्या करता है? समानता प्रदर्शित करता है। मतलब अंतर किस में पाया जाता है? बाह्य संगठन में अंतर। और हमेशा किसी भी कोशिका का सबसे बाहर का संगठन जो होता है वो बाहर का संगठन होता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। और सेल वॉल में कैसे अंतर पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। कोशिका भित्ति विद्यार्थियों पादपों में उपस्थित होती है। ये पादपों में क्या होती है? उपस्थित। जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है। पहला पॉइंट सबको याद होना चाहिए, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इनके शरीर का निर्माण सेल और उनके प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। अगला पॉइंट, इनका आंतरिक संगठन चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, इनका आंतरिक संगठन लगभग क्या करता है? समानता प्रदर्शित करता है। निष्कर्ष क्या निकला फिर? किस में अंतर होता है? बाह्य संगठन में। और हमेशा किसी भी कोशिका का सबसे बाहर का संगठन कौन होता है? कोशिका भित्ति। और उसमें अंतर कैसे होता है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। इसके बाद अगला पॉइंट इन्होंने बताया, जो तीसरा पॉइंट, कि प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। क्या बताया? प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित रहती है। अगला पॉइंट क्या बताया? प्रत्येक कोशिका में कौन पाया जाता है? केंद्रक। और ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक में क्या निहित रहती है? आनुवंशिक सूचनाएं निहित रहती है, आनुवंशिक गुण निहित रहते हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट है। इसमें आनुवंशिक गुण क्या रहते हैं? निहित रहते हैं। बिल्कुल। जैसे ये कोशिका है, सेल का सबसे बाहर का आवरण सेल वॉल, इसके अंदर का आवरण होता है सेल मेम्ब्रेन। सबसे बाहर का इस तरह हो गया कोशिका भित्ति, सेल वॉल। उससे अंदर का आवरण हो गया कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। और इस कोशिका के अंदर ये पॉइंट कहता है कि प्रत्येक कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक। और जो इसी पॉइंट के सबसे ज्यादा अपवाद निकलेंगे, इस पॉइंट का सबसे ज्यादा विरोध हुआ, इसलिए कोशिका सिद्धांत का अपवाद भी आएंगे। ये कौन हो विद्यार्थियों? केंद्रक, झिल्ली या केंद्रक। इन्होंने कहा प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। अगली बात बिल्कुल सटीक थी, इस केंद्रक में आनुवंशिक गुण निहित रहते, इसका कोई अपवाद नहीं निकला। लेकिन जो ये लाइन बोली ना कि प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, इसके अपवाद निकलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, जिसमें आनुवंशिक गुण कैसे निहित रहते हैं अभी बात करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कोशिका, और कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, और केंद्रक में पाया जाता है गुणसूत्र या क्रोमोसोम। क्या पाया जाता है? गुणसूत्र या क्रोमोसोम। इस विद्यार्थियों केंद्र के अंदर पाई जाती है केंद्रिका, और केंद्रिका के अलावा पाए जाते हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र। इस प्रकार से ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम क्या है? गुणसूत्र या क्रोमोसोम। और इन गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं जीन। इस क्रोमोसोम को बाहर निकालोगे, हम अध्ययन करें तो हम क्या पाते हैं? जो गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र के ऊपर रेखीय क्रम में जीन पाए जाते हैं। और ये आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में कौन पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। और गुणसूत्र पर जो जीन की स्थिति है, इस स्थिति को कहते हैं लोकस। एलएसए में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो गुणसूत्र है, इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन की स्थिति को, या क्रोमोसोम पर जीन की लोकेशन को हम क्या कहते हैं? लोकस। और गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र पर कौन पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। और जीन को हम आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं, क्योंकि जीन ही वे संरचनाएं होती है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करती है। तो पॉइंट क्या कहता है? प्रत्येक कोशिका में कौन पाया जाता है? केंद्रक, जिसमें कौन से गुण निहित रहते हैं? आनुवंशिक गुण निहित रहते हैं।
और इस विद्यार्थियों केंद्रक में पाए जाते हैं गुणसूत्र, और गुणसूत्र पर कौन पाए जाते हैं? जीन, जो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं, इसलिए केंद्रक में आनुवंशिक सूचनाएं निहित रहती है। ये जो क्रोमोसोम होते हैं, इस क्रोमोसोम के अंदर एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी रहती है और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर गुणसूत्र का 90 से 92% भाग बनाते हैं। और जो आरएनए के साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी रहती है और आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलकर गुणसूत्र का 8 से 10% भाग बनाते हैं। और जो इसका भाग है डीएनए और आरएनए जो होता है, ये दोनों कहलाते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। और विद्यार्थियों, डीएनए के कारण ही सेल में विभाजन होता है। क्या होता है? विभाजन। अगला पॉइंट ये कहता है कि प्रत्येक कोशिका में, कोशिका सिद्धांत का अगला पॉइंट क्या कहता है? प्रत्येक कोशिका में विद्यार्थियों विभाजन एवं पुनः विभाजन का गुण पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका में विभाजन का गुण पाया जाता है। तो पहला पॉइंट कोशिका सिद्धांत में हम सबसे पहले बात करते हैं कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ, आपसे पूछे कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किन वैज्ञानिकों ने किया था? उनका नाम था स्लाइडेन और स्वान। पहला पॉइंट क्या कहता है कोशिका सिद्धांत का? कि चाहे पादप का शरीर हो चाहे जंतु का शरीर हो, इनके शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है, उस इकाई का नाम होता है कोशिका। अर्थात विद्यार्थियों, पादप और जंतु का जो शरीर है वो कोशिका और उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। अगला पॉइंट कहता है कोशिका सिद्धांत का कि विद्यार्थियों, पादप शरीर और जंतु शरीर या पादप कोशिका या जंतु कोशिका का आंतरिक संगठन लगभग क्या करता है? समानता प्रदर्शित करता है। अंतर पाया जाता है बाह्य संगठन में और वो अंतर पाया जाता है कोशिका भित्ति में, सेल वॉल में। अगला पॉइंट कहता है प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित रहती है। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक, केंद्रक में गुणसूत्र, गुणसूत्र पर जीन, और ये जीन होने के कारण उसमें कौन सी सूचनाएं निहित रहती है? आनुवंशिक। और अगला पॉइंट कहता है प्रत्येक कोशिका में विभाजन और पुनः विभाजन का क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका में विभाजन और पुनः विभाजन का गुण पाया जाता है। ठीक है।